नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। 8 दिसंबर का सिकंदर कौन बनेगा? 8 दिसंबर को किसकी सरकार बनेगी? गुजरात में 27 साल तक सरकार चलाने के बाद बीजेपी एक बार फिर वापस लौटेगी या किसी और पार्टी की इनिंग्स शुरू होगी? नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में कितनी है? राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी कहां है? केजरीवाल रेस में है भी या नहीं है? गुजरात में 4 करोड़ 90 लाख वोटर हैं। हिमाचल प्रदेश में 55 लाख वोटर हैं। हिमाचल प्रदेश में 8 दिन के बाद यानी कि 12 नवंबर को वोट पड़ने जा रहे हैं। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। दोनों ही राज्यों का फैसला 8 दिसंबर को होने वाला है। अब 8 दिसंबर को कहां किसकी सरकार बनेगी, 8 दिसंबर को कौन मुख्यमंत्री बनेगा, यह तो हम तभी आपको बता पाएंगे। लेकिन इंडिया टीवी और मेट्राइज ने उससे पहले आपको इन दोनों राज्यों का एक मिजाज बताने के लिए सबसे बड़ा सर्वे, सबसे सटीक सर्वे और सबसे साइंटिफिक सर्वे किया। और ये हम क्यों कह रहे हैं, हम आपके सामने अभी बताएंगे। 15 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच गुजरात में हमने 91,000 लोगों से बात की है, यानी लगभग 1 लाख लोगों की राय इस सर्वे के अंदर शुमार की गई है। हिमाचल प्रदेश में 13,600 लोगों से हमने बात की है, फिर इस डेटा को एनालाइज किया है। इतने बड़े सैंपल साइज वाला सर्वे इससे पहले ना तो आपने देखा होगा और आगे जाने कभी देखेंगे या नहीं देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह, गुजरात में मोरबी की उस सबसे ज्यादा बड़ी त्रासदी के बाद यह पहला सर्वे है। इसका कितना असर गुजरात के वोटर के माइंडसेट पर पड़ा है, यह भी आपको दिखाई देगा। लेकिन गुजरात के बारे में आपसे थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। पहले आपके सामने बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ ने भी रैली की, जेपी नड्डा ने भी रैली की और प्रियंका गांधी वाड्रा की भी जनसभा हुई है। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी अब से थोड़ी देर के बाद इस कार्यक्रम में जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन अब आपको जरा अपनी स्क्रीन हम समझा दें। इसमें आप जो टैली देखेंगे तो ऊपर आपको गुजरात की टैली नजर आएगी, जिसमें ओपिनियन पोल के रुझान होंगे। गुजरात का एक एक डेटा आपको रीजन के साथ दिखाई देगा। मेरी दाईं और बाईं ओर जैसा आप देख सकते हैं, मध्य गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर दक्षिण गुजरात, तो ये स्क्रीन के दोनों कोनों में आपको दिखाई देगा। ऊपर की तरफ आपको गुजरात की ओवरऑल टैली दिखाई देगी और स्क्रीन के नीचे आप हिमाचल प्रदेश का फिगर जो ओपिनियन पोल का है वो आप देख पाएंगे। 182 सीटें गुजरात में, 68 सीटें जो हैं वोटिंग में जा रही हैं हिमाचल प्रदेश में। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे ओपिनियन पोल की। हिमाचल प्रदेश के साथ हम शुरुआत करेंगे। मैं उससे पहले जरा मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले तो उन 2 लोगों से जिन्होंने सर्वे किया है, क्योंकि उनके सर्वे की पूरी साइंस इस वक्त जो है आपके सामने इस ओपिनियन पोल के जरिए आने जा रही है। तो स्टूडियो में हमारे साथ मनोज सिंह जी हैं, देवेंद्र शुक्ला जी हैं मेट्राई से। आप दोनों का बहुत स्वागत है, देवेंद्र जी और मनोज जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्ष जी, आपका बहुत स्वागत है। और आपको बता दें, बीजेपी से गौरव भाटिया वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका। और अनुमा आचार्य जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुमा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नंबर्स मैं थोड़ी देर में आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूं मनोज जी से। मैं फिर कह रहा हूं, इतने बड़े सैंपल साइज का सर्वे कम से कम मैंने अपने करियर में नहीं देखा या मेरे सामने नहीं आया जो हमने दर्शकों के सामने रखा हो। 91,000 वोटर्स गुजरात में और 13,000 14,000 का सैंपल सर्वे आपका हिमाचल प्रदेश का है, बहुत बड़ा होता है। और आपने इसके लिए समय भी लिया है, 2 हफ्ते का समय आपने सर्वे करने के लिए लिया है। तो कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? काफी ये सवाल वैसे हम नेताओं से पूछते हैं, लेकिन आज आपसे। जी, हिमाचल के जहां तक विधानसभा चुनाव की बात करते हैं हम लोग, सैंपल साइज जो भी हो, एक चीज आपको बता दें कि इस बार हिमाचल में वो होने जा रहा है जो कभी नहीं हुआ था। सरकार रिपीट होते हुए दिखेगी। हमारे आप सर्वे में देखेंगे लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं, नाराजगी उतनी ज्यादा नहीं है। बीजेपी को यदि कांग्रेस से देखा जाए तो कम खतरा है। उनके जो अपने विरोधी रहे हुए हैं, जो बागी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा खतरा नजर आ रहा है। लोग इसके बावजूद वहां पे एक चीज देखिएगा कि जो आधे के करीब माने 42-43% जो है वहां पे अपर कास्ट वोटर हैं, जो एक तरफा ये निर्णय लेते हैं कि हमको सरकार कैसे चलानी है और क्या करना है। और ये हमेशा हावी होते हैं। और सबसे ज्यादा देखेंगे कि वही वोट पोल करने भी जाते हैं ये जो अपर कास्ट के वोटर हैं। इसलिए बड़ा निर्णायक उनका वोट होता है और ये आज के डेट में बड़ा काफी संतुष्ट दिख रहे हैं हिमाचल की परिप्रेक्ष्य में। हम वो डेटा जब आएगा तो हम उस पर आपसे बारीकी से बात करेंगे। देवेंद्र जी, मुझे तो आप ये बताइए कि बड़े बड़े फैक्टर क्या हैं आपके इस सर्वे के? देखिए, पहले तो जो बड़ा सैंपल साइज है उसके बारे में थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं कि डेटा जो है वो 2 तरीके से ले गया है।
एक तो ये है कि फील्ड सर्वे के थ्रू डेटा लिया गया है सीधे तौर पे विधानसभाओं में जाके, और दूसरा एक जो सिस्टम अपनाया गया है, क्योंकि सैंपल साइज बहुत बड़ा है इसलिए ये संभव नहीं था कि फील्ड सर्वे में इतने बड़े डेटा को 14 दिनों में या 15 दिनों की अवधि में कलेक्ट किया जा सके। तो दोनों ही तरीके का मेथड अपनाया गया है। एक तो कि कंप्यूटर एडेड टेलीफोनिक इंटरव्यू कॉल सेंटर के थ्रू वो जो है नंबर्स पे डायल करके वहाँ पे लोकल कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनसे डेटा कलेक्ट किया गया है। दूसरा ये है कि सीधे फील्ड सर्वे के थ्रू डेटा आया है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप डेटा देखेंगे उसमें जो सीटों का आकलन है वो सिर्फ डेटा के परसेंटेज के आधार पे नहीं है। डेटा के परसेंटेज के अलावा जो वहाँ पे हमारे लिए काम करने वाले लोकल लेवल के जर्नलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय के आधार पे जो क्वालिटेटिव एनालिसिस की गई है उसको सीट बाय सीट किया गया है। सभी विधानसभाओं में सैंपल लिए गए हैं और सभी विधानसभाओं का जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो भी इस सर्वे में शामिल किया गया है। तो क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है, यानी सैंपल साइज ज्यादा भी है और उसके जो मानक होने चाहिए वो भी जो जितने अच्छे हो सकते हैं वो आपने इस सर्वे के अंदर रखे हुए हैं। मैं चलिए शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश में। आखिर इस वक्त वोटर के लिए क्या मुद्दा अहम है? हर चुनाव में सबसे पहला सवाल यही होता है और होना भी चाहिए। वोटर सोच क्या रहा है, वोट डालने जाएगा तो आखिर दिमाग में क्या बात लेकर के जाएगा। तो आपके सामने हिमाचल प्रदेश के मुद्दे में रख रहा हूं जो इस सर्वे में हमारे रिस्पोंडेंट्स ने बताए हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो इस वक्त हिमाचल प्रदेश के अंदर लोगों के जहन में ऊपर है। 26% लोग मानते हैं सबसे बड़ा मुद्दा। महंगाई की अगर आप बात करें 14% लोगों को लगता है कि महंगाई इस वक्त वाकई एक विषय बना हुआ है जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। भ्रष्टाचार को 11% लोग बड़ा मुद्दा मानते हैं। अपने लोकल एमएलए से, अपने स्थानीय विधायक से नाराजगी ये 9% लोगों के लिए बड़ी बात है। और बुनियादी सुविधाएं कितनी हैं, मिली हैं या नहीं मिली हैं प्रदेश के लोगों को, इस पर 8% लोग जो हैं वो अपना मन बना रहे हैं। और एक बड़ा स्पेसिफिक मुद्दा है पुरानी पेंशन स्कीम जो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि वो लागू करेगी अगर सत्ता में आती है तो, उसको 6% लोग एक बड़ा मुद्दा मानते हैं। तो ये आपके सामने हिमाचल प्रदेश के प्रमुख विषय थे। अब इसका किसको कितना फायदा है, नुकसान होगा वो आपके सामने थोड़ी देर में जब हम वोट शेयर की और सीटों की बात करेंगे तब आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक है गौरव भाटिया जी कि उत्तराखंड की राह चलेगा हिमाचल प्रदेश या नहीं? क्या एक बार फिर परंपरा तोड़कर उत्तराखंड की तरह यहां आपकी सरकार बनेगी या नहीं? यह एक सबसे बड़ा या कह लीजिए मूल प्रश्न है लोगों के सामने। जितने विषय लोगों के दिमाग में हैं ये तो सारे मुझे एंटी इंकम्बेंसी वाले नजर आए। सौरभ जी नमस्कार। आप की वापसी पे आपको शुभकामनाएं। हम सब आपको याद कर रहे थे। सौरभ जी, सबसे पहले मेरा सौभाग्य था कि चुनाव प्रचार के मद्देनजर पार्टी ने मुझे हिमाचल भेजा था और वहाँ ज़मीन पे सबसे बातचीत हुई, वहाँ सबका नज़रिया लिया। मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से आते हैं, वो उनकी कर्म भूमि है, उनका बहुत बड़ा अनुभव वहाँ रहा है काम करने का। और हमें पूरा यकीन है कि डबल इंजन सरकार की वापसी ही होगी, डबल इंजन सरकार ही बनेगी। और आपने उत्तराखंड की बात करी, बिल्कुल सही उदाहरण दिया। इससे पहले उत्तराखंड के जब विधानसभा चुनाव थे तो कांग्रेस पार्टी यही कहती थी कि ट्रेंड है कि हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। भारतीय जनता पार्टी इज अ ट्रेंड सेटर एंड कांग्रेस पार्टी इज अ ट्रेंड फॉलोअर। पहली बात तो ट्रेंड जो बनेगा ना, वो ट्रेंड ये बनेगा कि नया ट्रेंड सेट होगा कि डबल इंजन की सरकार बन रही है। दूसरी बात, एक तरफ हमने देखा कैसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जयराम जी ने मेहनत करके किस तरह से वहां पे एम्स दिया है। हमने देखा वंदे भारत, जो चौथी वंदे भारत थी वो हिमाचल को मिली। हमने देखा बल्क ड्रग पार्क बना, मेडिकल डिवाइस पार्क बना। और सबसे बड़ी बात है कि जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा होती थी पहले कांग्रेस सरकार में, स्कूटर पे सेब ले जाते थे, इतना भ्रष्टाचार था इनकम टैक्स बचाने के लिए, वो अब वहां पारदर्शिता आ गई, जवाबदेही आ गई, लोग इससे प्रसन्न हैं। और तीसरा मैं आपको उदाहरण दे दूं, हमारी डबल इंजन की सरकार है, इनकी डबल बेल की बात कर रहे हैं। केंद्र में माँ बेटा बेल पे है और हिमाचल में भी जो इनकी प्रदेश अध्यक्षा हैं वो बेल पे है, उनका पुत्र बेल पे है।
तो जनता वहां देख रही है, एक तरफ ईमानदारी, एक तरफ पारदर्शिता, विकास, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, परिवारवाद। और मैं समझता हूं इसीलिए हमें यकीन है कि 2/3 का आंकड़ा हम पार करेंगे और पुनः सरकार बनाएंगे। चलिए ठीक, आपका कॉन्फिडेंस है जो दर्शा रहे हैं आप। मैं अनुमान से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के लिए जो इस बार ट्रेंड के अलावा अगर बात करें, एक फैक्टर है जो आपके पास मिसिंग है। वीरभद्र सिंह के बगैर ये इलेक्शन हो रहा है। वीरभद्र सिंह की बहुत बड़ी लेगेसी है हिमाचल प्रदेश में, और लोगों का मानना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है वो चेहरा नहीं है, पहली बात ये दिखाई दे रहा है। और दूसरा ये कि क्या उतने जोर शोर से चुनाव में उतरी है अभी तक। राहुल गांधी अभी तक पहुंची नहीं है, जाने वो आगे भी जाएंगे नहीं जाएंगे, अब तो बहुत दिन रह भी नहीं गए वोटिंग के लिए। अनुमा जी। सौरभ जी नमस्कार। बीजेपी के प्रवक्ता हिमाचल प्रदेश से निकल लिए और मैं आज जब आपसे बात कर रही हूं तो हिमाचल में ही हूं। और जो वो बात कर रहे थे कि नड्डा जी यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो बिलासपुर में अपने गृह नगर में आके बैठे हैं, सच तो ये है कि वो अपने बिलासपुर जिले में आने वाली 4 में से 1 सीट भी निकाल पाएंगे कि नहीं, ये हमें देखना होगा। आपके जो रिपोर्टर गए थे, देखिए मैं रिपोर्टर्स की और पत्रकारों की बहुत इज्जत करती हूँ, तो मैं ये कह दूं कि उन्होंने जो भी किया है उनका श्रेय वो रख लें अपने पास। लेकिन आप मुझसे एक वादा करेंगे कि जब हिमाचल चुनाव का रिजल्ट आएगा तो उस दिन के डिबेट में आप मुझे जरूर बुलाएंगे, क्योंकि मैं जिस जगह पे यहाँ बैठी हूँ और यहाँ जो अपनी आंखों से देख रही हूँ उसमें ये बहुत साफ जाहिर है कि हिमाचल के लोग, जो कि देश में केरल के बाद साक्षरता में दूसरे नंबर पर है, और जहां महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों के बिल्कुल बराबर है, और जहां अग्निवीर ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बेरोजगारी की और महंगाई के अलावा एक बहुत एडिशनल डेंट किया है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रदेश है जहां से सबसे ज्यादा शूरवीर हमारी सेनाओं में आते हैं। तो आपको शायद बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि अग्निवीर ने कितना बड़ा उनके ऊपर घात किया है, आघात किया है। और एक बात और, हम बाद में बात करेंगे कि कांग्रेस ने क्या किया है, लेकिन लोग किस बात से रुष्ट हैं वो समझ लीजिए। यहाँ जो अपने मैनिफेस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, जिसमें लोगों को 2 फैक्टर के हिसाब से 4 गुना मुआवजा की बात की थी, जब अगर उनका अधिग्रहण कर लिया जाएगा उनके रोड के बनाने के लिए, या 1 GB डेटा युवाओं को दिया जाएगा, या एम्स बनाया, लेकिन एम्स में सुविधाएं नहीं है। अभी 5-6 दिन पहले की बात है, केस आया तो उसको IGMC शिमला भेजना पड़ा, क्योंकि वहां ऑपरेशन थिएटर की प्रॉपर सुविधा नहीं थी, बिल्डिंग एम्स नहीं होती। और एक खास बात सुनिए, कि हिमाचल के ज्यादातर लोग जो हैं वो नौकरी पेशा लोग हैं, और जो ऊपरी हिमाचल है वहां के लोग बागान वाले हैं, और निचले हिमाचल में ज्यादातर लोग नौकरी पेशा है, फौज में भी जाते हैं। तो जो हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं उसके बारे में, ये सारे विषय जितना आपने बताया ये हमने वहां पर वोटर के सामने रखे थे। मैं एक चीज करेक्ट कर दूं आपसे कि ये जो सर्वे हुआ है ये इंडिया टीवी और मेटराइज को रिप्रेजेंट यहां पर मनोज जी और देवेंद्र जी कर रहे हैं। हम ये 2 इंडिया टीवी ने और उनकी एजेंसी ने मिलकर के किया। इसमें हमारा रिपोर्टर सीधा नहीं जाता है फील्ड पर, लेकिन फिर भी सर्वे इंडिया टीवी का है। मैं उसे डिसोन नहीं कर रहा, और ये मैं आपसे जरूर वादा करता हूं, हिमाचल प्रदेश के नतीजे आएंगे तो आप जरूर उस पैनल में होंगे उस दिन। अब जब नतीजे जो ओपिनियन पोल के हैं वो थोड़ी देर में आपके सामने आएंगे। जल्दी से कुछ और बातें आपके सामने इस ओपिनियन पोल की रख दें। गुटबाजी एक बड़ा फैक्टर है, इसका नुकसान किसको कितना हो रहा है ये देख लेते हैं ग्राफिक के जरिए। भारतीय जनता पार्टी को 38% लोग ऐसा मानते हैं कि इस गुटबाजी का नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि यह एक ऐसा मुद्दा है जो दोनों ही पार्टियों को, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को डेंट कर रहा है। आप देखें 27% लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान होने जा रहा है। 33% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि दोनों ही पार्टियां जो हैं वो भीतर घात से, यानी कि अपने असंतुष्ट लोगों के चुनाव में खड़े होने से नुकसान जरूर झेलेंगे। 2% लोगों की इस मुद्दे पर कोई राय नहीं थी। जो एक इशारा अभी अनुमा जी ने किया वो बहुत दूर नहीं है इस लहजे में, इस मायने में कि बीजेपी वहां पर अपने असंतुष्ट नेताओं की, या जिनके टिकट काटे हैं या जो टिकट चाह रहे थे उनको टिकट नहीं मिला, उनकी नाराजगी बहुत बड़े पैमाने पर झेल रही है। अब उसका वोट में कितना नुकसान असल मायने में पड़ेगा ये तो हम 8 दिसंबर को आपको बता पाएंगे। मैं जल्दी से यहां हर्ष जी का रिएक्शन पहले लेना चाहता हूं। रोज अखबारों में छप रहा है, टीवी रिपोर्ट्स में आ रहा है कि बीजेपी का फलाना नेता नाराज है, वो खड़ा हो रहा है। अब उसको मनाने के लिए जेपी नड्डा जी खुद दौड़ रहे हैं, जेपी नड्डा जी खुद कवायद कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। कितना बड़ा मुद्दा है हर्ष जी? देखिए, मुझे तो
हिमाचल चुनाव में अगर अकेला मुद्दा कोई दिख रहा है तो यही मुद्दा है। और पिछले 1.5 महीने से जो मैं वहाँ की खबरें देख रहा हूँ, चूँकि मुख्यमंत्री एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, उनकी छवि भी ऐसी है जो एक तरह से कहें कि नो नॉनसेंस छवि जैसा है उनके साथ। उसके अलावा अगर हम कहें तो गुजरात को एक कहें कि बहुत कांटे वाला मुकाबला है, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई दिख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एज है। यहाँ क्या है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को बहुत क्लियर कट किसको एज है, ये भी थोड़ा सा पहेली है। कोई कुछ भी कहे, हो सकता है अभी सर्वे में जो नतीजे आएंगे हम उस पर बात करेंगे, लेकिन इस एज के बीच में टिकट दोनों पार्टियों से जिस तरह से चाहने वाले, यानी दोनों को उम्मीद है कि हमको अगर कांग्रेस या भाजपा का टिकट मिला तो हम चुनाव जीत जाएंगे। मुझे लगता है कि जो इस वाले को अपने पल्ले में कर लेगा वो सत्ता पर काबिज हो जाएगा। लेकिन इसका नुकसान किसको ज्यादा हो रहा है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की विद्रोही ज्यादा है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू मैं जरूर कहूं कि भाजपा का जो सेंट्रल लीडरशिप है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो तो दबा के भी बैठा देगा, पार्टी से निकाल के भी बैठा देगा, और जीत गए तो भी लौट के आना होगा। कांग्रेस वाले क्या करेंगे ये सोचना होगा। चलिए, अच्छा, एक अभी यहां जिक्र गौरव भाटिया जी ने किया डबल इंजन की सरकार का, तो ये सवाल भी लोगों के सामने हमने रखा कि इसका आखिर कितना फायदा होता है किसी राज्य को। बीजेपी ये बात बार बार कहती है, हर चुनाव में कहती है, डबल इंजन यानी कि राज्य में भाजपा की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार। तो हमारे सर्वे में 31% लोगों ने यह माना कि हां, ये डबल इंजन की बात जो की जाती है इसका बहुत फायदा मिलता है किसी भी राज्य को। 40% लोगों ने यह कहा कि फायदा होता है, भले ही थोड़ा फायदा हो, लेकिन सेंटर में और स्टेट में अगर एक ही पार्टी की सरकार हो तो स्टेट को उसका लाभ कुछ ना कुछ मिलता है। 2% लोगों की इसके ऊपर कोई राय नहीं थी। 27% लोगों ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और उनकी नज़र में दोनों अलग अलग बातें हैं, केंद्र की बात अलग है, राज्य की बात अलग है। लेकिन अगर आप पहले दो वर्गों को जोड़ लें तो 71% बनता है, यानी 71% लोग हिमाचल प्रदेश में हमारे सर्वे में ये कह रहे हैं कि ये डबल इंजन की बात का कोई ना कोई लाभ तो हमें मिलेगा। तो इससे एक इशारा मिलता है, लेकिन वो इशारा वोटों में, सीटों में तब्दील होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमारा ओपिनियन पोल क्या कहता है, आपको थोड़ी देर उसका इंतजार जो है वो करना पड़ेगा। मैं गौरव भाटिया जी के पास जाना चाहता हूं। पहले आपने डबल इंजन की बात की थी, डबल इंजन का हिमाचल प्रदेश के लोगों के मन पर कुछ असर तो है, ये दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल असर पड़ता है, और उसकी वजह जब मैंने पहला वक्तव्य दिया तब भी एम्स जैसा इंस्टीट्यूट आना, अगर समन्वय नहीं होगा केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार में तो संभव नहीं हो सकता है। आप बताइए सौरभ जी, क्या बड़ी उपलब्धि नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने ही शिलान्यास किया और लोकार्पण किया, 5 साल में एम्स बन के तैयार हो गया। नुक्ताचीनी करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। दूसरी बात, वंदे भारत एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम जो वहां हमने देखा कि फलीभूत हुआ, इसका मतलब समन्वय अच्छा रहा। इसलिए ही डबल इंजन की सरकार, और खासकर अगर भाजपा की है, तो वो विश्वसनीयता का प्रतीक बन जाती है, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं और उसका क्रियान्वयन कोई कर रहा है तो वो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखिए, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी रिजल्ट वाले दिन जरूर बुलाइएगा। सौरभ जी, जरूर बुलाइएगा, क्योंकि जितना हमारा अनुभव है ना, 2019 के चुनाव हुए, परिणाम जिस दिन आए थे, कांग्रेस के प्रवक्ता ढूंढे से नहीं मिल रहे थे। उत्तर प्रदेश के चुनाव जब परिणाम आए, 399 में 387 सीटों पे जमानत जब्त हो गई। चैनल बेचारे फोन कर रहे थे, प्रवक्ता आ जाइए, लीडर आ जाइए, आते ही नहीं है उस दिन। तो इसलिए अच्छा लगेगा अगर ये लोग वहां रहेंगे, हम लोग जीत का लड्डू इन्हें खिलाएंगे। 2 बड़े मुद्दे मैं आपको बता दूं, जो मैं जब वहां रहा तो मैंने देखा और जिस बात को हमारी पार्टी ने उठाया है। पहली बात, प्रतिभा सिंह का एक बयान है, ये शूरवीरों की भूमि है, देव भूमि है, वीर भूमि है। बिल्कुल सही बात है। कारगिल का युद्ध गौरवान्वित करता है हमें। हम जानते हैं कि जो हमारे पहाड़ी भाई बहन हैं वो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। वहां पे प्रतिभा सिंह का एक बयान चल रहा था कि कारगिल का युद्ध बहुत छोटा युद्ध है। मैं समझता हूं कि ये हिमाचली भाई बहनों की भावनाओं से खेलना है। दूसरी बात, महिला सुरक्षा किस तरह से बेहतर हुई है भाजपा के राज में, हम सब ने देखा है। वरना कांग्रेस के राज में गुड़िया कांड हुआ था। प्रतिभा सिंह से एक पत्रकार आप जैसा रहा होगा, निर्भीकता से पूछता है कि गुड़िया कांड हुआ था, कहते ये छोटा सा कांड है जी।
बच्ची के साथ दुराचार हुआ, उसका मर्डर हुआ, हत्या हुई और उसको छोटा कांड बता रहे हैं। इनके लिए सब कुछ छोटा है, जनता ने भी मन बना लिया है इनको छोटा कद का कर देना है। चलें, ठीक। और इसीलिए मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद पुनः मिलेगा। अनुमा जी, आप जवाब देना चाहती, मैं जानता हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं थोड़ी देर के अंदर। जल्दी से दो और सवाल। बीजेपी का सबसे बड़ा कार्ड यानी नरेंद्र मोदी फैक्टर कितना बड़ा गेम चेंजर है, हमने लोगों से पूछा और इस पर देखिए लोगों का क्या राय, इस लोगों की क्या राय थी आपके सामने। लोग मानते हैं या नहीं मानते कि ये वाकई एक गेम चेंजिंग फैक्टर है? तो आपको दिखेगा 32% लोग हां में जवाब देते हैं कि नरेंद्र मोदी के होने का प्रभाव बहुत पड़ता है। 43% लोग कहते हैं कुछ हद तक प्रभाव होता है नरेंद्र मोदी की छवि का किसी भी चुनाव में। 23% लोग मानते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, स्टेट का नेतृत्व जो है वो ज्यादा मायने रखता है विधानसभा का चुनाव है। 2% लोगों की राय नहीं है। अब जल्दी से आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि जयराम ठाकुर जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले जो है बाहर, हिमाचल के बाहर शायद उनका नाम कोई ना जानता हो जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके काम से लोग कितने संतुष्ट या असंतुष्ट हैं। तो लोगों के सामने सवाल सीधा था, शानदार काम किया जयराम ठाकुर ने, ऐसा 29% लोगों ने अपने जवाब में हमें बताया। काम सामान्य रहा, ऐसा 37% लोगों ने कहा। 31% लोगों ने कहा कि जयराम ठाकुर के काम से वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, खराब काम किया जयराम ठाकुर की सरकार ने, और 3% लोगों ने इस पर अपनी कोई राय नहीं दी है। लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री के काम से अगर 66% लोग संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर उन्हें बहुत ज्यादा कुछ सवाल जवाब की गुंजाइश जो है वो रह नहीं जाती है। जयराम ठाकुर हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं, हमारी सीनियर एडिटर विजय लक्ष्मी उनके साथ हैं, शिमला में वो हैं, इस वक्त मौजूद हैं। उनका क्या कहना है सीधे आपको वहीं लेकर चलते हैं। सर, हिमाचल प्रदेश में लोग कहते हैं हर 5 साल में सरकार जनता बदल देती है, लेकिन इस बार आपकी पार्टी कह रही है कि राज का रिवाज आप लोग बदल देंगे। ये राज का रिवाज कैसे बदलेंगे? देखिए, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि नई चीज की शुरुआत होती है और जो पुराने समय से चली हुई चीजें, बार बार चली हुई चीजें जो है लोग उसमें परिवर्तन करते हैं और ये परिवर्तन हमको पूरे देश भर में देखने को मिला है। जिन राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं, बहुत सारे राज्य ऐसे थे कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती थी, वहां सरकार बन गई आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे राज्य ऐसे थे कि 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी। उत्तराखंड हमारे सामने है, जब से बना उत्तराखंड तब से सरकार 5 वर्ष के बाद बदल जाती थी। लगभग 37 वर्षों से उत्तर प्रदेश में भी यही होता था। लेकिन अब परिवर्तन हुआ है परिस्थितियों में और वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पूरे देश में रिवाज बदल गया है। लेकिन यूपी की जो महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी रैली कर रही हैं और जनता से कह रही हैं कि रिवाज को जारी रखिए, क्योंकि काम जो है आपकी सरकार ने किया नहीं है, बहुत सारे फ्रंट्स पर फेल रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात वो कर रही हैं, तमाम चीजों की बात कर रही हैं। सरकार पूर्ण रूप से सफल रही है, एक बात। दूसरी बात, उनको बहुत चीजों की जानकारी नहीं है और मंडी की रैली में अभी आई थी तो उन्होंने वीरभद्र सिंह की सरकार को भी उचित समझा बदलना। उनने ये कहा कि रिवाज के मुताबिक जो है वीरभद्र सिंह की सरकार भी बदल गई, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो ये चाह रही थी कि भाई वो बदलाव भी जो है वो उचित बदलाव हुआ है। सर, महंगाई और बेरोजगारी की बात विपक्ष कर रहा है और जनता से भी करें तो महंगाई एक मुद्दा है, वो क्या आपको लगता है एक बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, कौन सा चुनाव पूरे इस देश में या प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे के बिना हुआ है? यही कांग्रेस पार्टी की सरकार जो आज गारंटी दे रही है। पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और उससे पहले कहा था कि हम बेरोजगारी जो है वो समाप्त करेंगे और उससे पहले कहा था कि हम महंगाई को रोकेंगे, लेकिन रुकी क्या उनकी सरकार के दौरान? कांग्रेस पर किसी का ना तो विश्वास है और ना ही कांग्रेस से देश प्रदेश को तरक्की की उम्मीद है। जब रिवाज बदलने की बात कह रहे हैं, हम आज नहीं कह रहे हैं, रिवाज बदलने की बात हम उस दिन से कह रहे हैं जब हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का पहला दिन था। और रिवाज बदलने के बाद उस दिन ये कही हमने कि हिमाचल में एक कल्चर बन चुका था कि बदले की भावना के साथ राजनीति करना, पूर्व सरकार के कार्यक्रमों को रद्द करना, योजनाओं को रद्द करना, मामले दर्ज करना।
तो हमने कहा हम नहीं करेंगे। ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश है, यहाँ इस तरह की जरूरत नहीं है और इस संस्कृति को हमको रोकना चाहिए। बदले की भावना से, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करने का हमने रोका और आज मुझे 5 साल हो गए, लेकिन कोई आदमी कह नहीं सकता कि हमने बदले की भावना से कोई कार्यवाही की है। इसके अलावा जयराम ठाकुर साहब के लिए क्या रिबल फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है इस बार के चुनाव में? मैं समझता हूँ कि सारा चुनाव हमारा जो है फोकस है नरेंद्र मोदी जी को ताकत देना, फोकस है हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित करना। भाजपा के साथ हिमाचल चलेगा और हिमाचल नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेगा, ये एक भाव है। तमाम सारी बातों का कोई अर्थ नहीं रह गया, कोई मतलब नहीं रह गया। किसी भी चुनाव में कोई भी सिटिंग सीएम होता है अपनी जीत की बात वो जरूर करता है, तो इस मायने में कोई अनोखी बात नहीं कही थी जयराम ठाकुर ने। लेकिन अनुमा जी जो बार बार उदाहरण वो दे रहे हैं और जिसकी चर्चा हो रही है वो उत्तराखंड का हो रही है कि उत्तराखंड में भी यही परिपाटी लोग मानते थे, जब से राज्य बना तब से कभी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि एक हमारे पहाड़ी राज्य ने करके दिखाया, अब हिमाचल भी करके दिखाएगा, सरकार रिपीट होगी बीजेपी की। आप प्रियंका जी का हौसला देखिए, उन्होंने लोगों से क्या कहा कि लोगों के सरोकारों पर बल दिया। उन्होंने कहा आपके सरोकार तभी ठीक होते हैं जब सरकार आप बदल देते हैं तो रिवाज नहीं राज बदलेंगे। लेकिन दूसरी चीज जो मैं आपको बता दूं, आपने अपने प्रोग्राम में जयराम रमेश जी का एक इंटरव्यू दिखा दिया। जयराम ठाकुर जी का एक इंटरव्यू दिखाया। जयराम ठाकुर जी एक नो नॉनसेंस नहीं, नॉन परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दूं, मंडी में जब प्रधानमंत्री की रैली हुई थी तो जयराम ठाकुर जी का सारे पोस्टर से चेहरा गायब करके मोदी जी का ही लगा दिया था, कहीं दूर दूर तक नहीं था। और 370 पर यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है। आप उम्मीद करते हैं कि किसी राज्य में जहां चुनाव हो वहां परफॉर्मेंस के बजाय 370 पर मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए? यहाँ पे हुआ क्या है? यहाँ एक पुलिस भर्ती हुई थी पिछले साल, उसमें पेपर लीक हुआ, कई लाख की रिश्वत लेके लिया और बाद में उसे रद्द किया, बोला जांच कराएंगे। इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने आज तक हिमाचल की जनता को, युवा को पता नहीं है उसका क्या हुआ। उसके पहले पीपी घोटाला हुआ तो इनके जो राजीव बिंदल साहब हैं उनको इस्तीफा देना पड़ा। सैनिटाइजर घोटाला हुआ, ये बिलासपुर में जो पीपी घोटाला हुआ था इसमें रेनकोट दे दिए थे पीपी के नाम पर। तो यकीन मानिएगा जो आपका जो सर्वे है उसको ड्यू क्रेडिट, आपका रिपोर्टर नहीं है कोई, तो मैं अब आपसे एक बात कहूंगी कि ये बड़ा साइंटिफिक और सटीक सर्वे जो है ये वर्चुअल डिजिटल हुआ है, बड़े आराम के माहौल में बैठकर हुआ है। हिमाचल की भूमि पर आइए, यहां से सर्वे करिए तो आपको पता चलेगा। अनुमा जी आपने शायद ठीक से सुना नहीं, उन्होंने कहा डिजिटल सर्वे यानी या फोन के जरिए तो हुआ ही है, फील्ड सर्वे भी हुआ है और अभी तो नतीजे मैंने दिखाए नहीं। मुझे आप पहले से क्यों मान के चल रही हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की विपरीत सर्वे है? अभी तो कोई डेटा आपने दिखाया ही नहीं है। सौरभ जी सुनिए ना, आप मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए, क्योंकि आपने टोका सिर्फ मुझे ही है, पहले कभी किसी को टोका नहीं है। तो कहूंगी एक बात। अरे अनुमा जी आपने जो बात की मैं तो उसका जवाब दे रहा हूँ। आपने सर्वे पे सवाल उठाया, मैं सर्वे के ऊपर आपको बता रहा था कैसे हुआ। सर्वे पर नहीं, मैंने पहली बार आपके रिपोर्टर्स के लिए कहा था कि भाई रिपोर्टर्स को श्रेय दूंगी, लेकिन पता चला एजेंसी ने किया है, सटीक, साइंटिफिक एटसेट्रा। तो जी बिल्कुल किया है। फिक्सेस और सफिक्सेस हैं उनके ऊपर मैंने कहा कि डिजिटल और वर्चुअल भी है। अब मेरी एक बात और सुन लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नारी सुरक्षा के नाम पर आई थी, लेकिन 1500 बलात्कार के केस हुए अब हैं। मुझे ब्रेक के लिए रुकना। अनुमा जी आपने हमारे सर्वे के लिए तो बड़ी आसानी से सवाल उठा दिए, बड़ा तंज कस के, बड़ा साइंटिफिक है, बड़ा सटीक है, आपको इस पर एतराज है। मेरे एक सेकंड में ब्रेक लेना गौरव जी, एक मिनट। लेकिन सुनिए अनुमा जी, एक मिनट, अब फेयर बात करते हैं। आपने मुझसे ये कहा कि आपको जरूर बुलाएं जिस दिन नतीजे आएंगे। मैंने कहा हाँ ठीक, आपको पक्का बुलाएंगे। आपने कहा सर्वे यहां आकर के करो तो तब पता चलेगा। मैं आपसे कहता हूं कि अगर 8 दिसंबर को इस सर्वे में कांग्रेस पार्टी की हार हो गई, नतीजों में कांग्रेस पार्टी की हार हो गई, तो क्या कांग्रेस पार्टी ये मानेगी कि हमें जनता की नब्ज नहीं मालूम, हमें जनता के मुद्दे समझ में नहीं आते? तो क्या आप मानेंगे इस बात को? और अगर इसका उलट हो जाए तो मैं कहूंगा मेरा सर्वे गलत है, मैं कहूंगा हमारा सर्वे खराब हुआ, तो हम भी कह देंगे यही कि हमारी बात गलत होगी। चलिए ठीक, आप समझ लीजिए। हिमाचल प्रदेश के लिए क्या कहता है इंडिया टीवी मेट्राइज का ओपिनियन पोल आपके सामने। अब आंकड़े रखने की बारी है। सबसे बड़ा सवाल यही था कि हिमाचल में ट्रेंड बदलते हुए क्या कोई सरकार रिपीट होगी? इस बार बीजेपी की सरकार क्या वापसी करेगी? इस पर 48%
हमारे सर्वे के अंदर जिन लोगों ने जवाब दिए उन लोगों का मानना था कि हां बीजेपी वापसी करेगी। 43%, 43% लोगों का मानना था कि ऐसा नहीं होगा, परिवर्तन होगा, और नहीं कह सकते ऐसा 9% लोगों का मानना था जिनकी अपनी कोई राय नहीं थी। तो हां और ना के बीच गैप 5% का है। क्या ये वोट में तब्दील होगा, सीट में तब्दील होगा, आपके सामने आएगी बात। लेकिन ज्यादातर लोगों ने माना कि हां बीजेपी की सरकार दोबारा बन सकती है और ये ट्रेंड हर बार सत्ता परिवर्तन का टूट सकता है इस बार। अगला सवाल बड़ा साफ था, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कौन आगे है, लोगों की नजर में कौन इस वक्त सबसे काबिल मुख्यमंत्री साबित होगा। ज्यादा विकल्प नहीं है हिमाचल प्रदेश के पास। जयराम ठाकुर जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और विपक्ष के नेता के तौर पर प्रतिभा सिंह, दो ही नाम चल रहे हैं। जयराम ठाकुर को बेहतर मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि मानने वाले 26% लोग हैं जिनका कहना था कि वो एक बेहतर सीएम साबित होंगे, और प्रतिभा सिंह के लिए 17% लोगों ने अपनी राय जाहिर की जिनको लगता है कि उनको मौका मिले तो वो एक अच्छी सीएम साबित हो सकती है। तो यहां जयराम ठाकुर जो हैं एक अच्छे मार्जिन से हमारे ओपिनियन पोल में अच्छी लोगों की पहली पसंद बनकर के सामने आए हैं। और अब मैं आपके सामने सीधे सीधे वोट प्रतिशत रखने जा रहा हूं जो कि हमारे ओपिनियन पोल पे निकल के सामने आया है। किस पार्टी को कितने वोट, बीजेपी को, कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को, इन तीनों पार्टियों की जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है, किसको कितने वोट। भारतीय जनता पार्टी की बात सबसे पहले करने जा रहे हैं। तो बीजेपी को इंडिया टीवी और मेट्राइज के ओपिनियन पोल के मुताबिक 46% वोट मिल सकते हैं। 46% वोट बीजेपी को इस चुनाव में हासिल हो सकते हैं, यह हमारा सर्वे कहता है। आपके सामने आंकड़े हैं। कांग्रेस पार्टी पीछे है लेकिन बहुत पीछे नहीं है। 42% वोट कांग्रेस पार्टी को भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही निराशाजनक नतीजे कम से कम इस सर्वे के हैं। केवल 2% वोट उनको हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य से भी 8% कम, जिनको 10% वोट मिल सकते हैं। वोट स्विंग की अगर हम बात कर लें कि पिछली बार 2017 से इस बार कितना परिवर्तन हुआ है, तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो है वो गिर रहा है, उसमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है, और कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। स्विंग का जो ग्राफिक है उसको प्ले कीजिए ताकि लोग ये देख पाएंगे कितना अंतर जो है वो आया है इन 5 वर्षों के अंदर। बीजेपी 2017 के अपने 49% वोट शेयर से थोड़ा खिसककर 46% पर आ रही है, -3% का स्विंग। कांग्रेस पार्टी 42% पर है। 2% का नुकसान जो है वो बीजेपी के खाते से आम आदमी पार्टी का गेन दिखाई दे रहा है, और अन्य के खाते में भी 1% वोट शेयर जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी का वोट गिर रहा है, कांग्रेस का वोट वहीं का वहीं है। लेकिन आपको बता दें हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है, विधानसभा की जो मतदाता होते हैं उनकी संख्या भी कम होती है, कम मार्जिन से हार जीत का निर्णय हो जाता है। इसीलिए इस वोट प्रतिशत में क्या कोई खेल सीटों में होगा, हम आपको दिखाएंगे। भी जरा सीटें रोक के रखिएगा। एक बार जरा पहले हमारे दोनों सिफोरोजिस्ट उनसे हम बात कर लें। मनोज जी, बात सही है नहीं है? छोटे राज्य में छोटी गणना भी जो है उलट फेर कर देती है। काफी हद तक कर सकती है। आप 2017 और 2022 दोनों को दिखा रहे हैं आप कि क्या सिचुएशन बदल रहा है। बीजेपी माइनस होते हुए भी 41 सीटें लेकर आ रही है, और ये चीजें दर्शाती हैं कि लोगों का वोट का बंटवारा जो हुआ है वो कांग्रेस की तरफ नहीं हुआ है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। जो बीजेपी के वोट माइनस हो रहे हैं, कांग्रेस वहीं पे है, इसलिए कांग्रेस को सीटों में फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है, और लग रहा है कि कांग्रेस ये अपना पुराना परफॉर्मेंस को दोहरा भी ले तो उसको कोई फायदा सीटों में नजर नहीं आएगा, और बीजेपी को बहुत ज्यादा सीटों पे नुकसान नजर आते हुए नहीं दिखेगा। मुझे लग रहा है आपने सस्पेंस खोल ही दिया जो मैं लोगों के लिए बरकरार रखना चाह रहा था। सीटें चला दीजिए। चलिए, तो सीटें जो हैं वो हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक इन 68 सीटों में 35 सीट जो है वो मैजिक फिगर है, यानी जिस पर सरकार बनती है। और बीजेपी को, जैसा मनोज जी ने भी आपको बताया, 41 सीटें हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक मिल सकती हैं। 25 सीटें कांग्रेस पार्टी को हासिल हो सकती हैं। आम आदमी पार्टी को कोई सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, और अन्य के खाते में यानी जो निर्दलीय होंगे या कोई छोटी पार्टी होगी उसको 2 सीटें मिल सकती हैं। तो 41 और 25 ये काफी बड़ा गैप है। बीजेपी की टैली यहां भी पिछली बार से कम हो रही है, लेकिन मेजॉरिटी मार्क से काफी ऊपर बीजेपी है। कंफर्टेबल मेजॉरिटी इसको आप कह सकते हैं कि बीजेपी को हासिल हो सकती है। हाँ, मार्जिन ऑफ एरर के हिसाब से अगर यहां बीजेपी और 2-4 सीटें कम हो जाएगी तो गड़बड़ा सकती है बात। लेकिन फिलहाल ये जो एब्सोल्यूट फिगर अगर इस ओपिनियन पोल का आप देखें तो बीजेपी को इस चुनाव में जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। एक बार अगर हम तुलना कर लें इसकी 2017 से,
कि आखिर कितना फायदा या कितना नुकसान बीजेपी को और कांग्रेस को हो रहा है, तो आपको और बेहतर अंदाजा मिलेगा। बीजेपी की सीट कितनी कम हुई है और कांग्रेस की सीट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तो ये देखिए, बीजेपी 44 से घटकर 41 पर आ रही है और कांग्रेस पार्टी 21 से बढ़कर 25 पर 4 सीटें ज्यादा जुड़ रही है, ले रही है। आम आदमी पार्टी ना पहले थी ना इस बार कुछ दिखाई दे रही है, अन्य की सीट 1 से कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो इंडिया टीवी मेट्राइज के सर्वे का ये बड़ा आंकलन है कि हिमाचल प्रदेश में ट्रेंड को तोड़ते हुए एक बार फिर बीजेपी सरकार बना सकती है, सरकार रिपीट हो सकती है, जैसा दावा गौरव भाटिया कर रहे थे। गौरव भाटिया जी। देखिए सौरभ जी, बहुत सम्मान के साथ बहुत मेहनत लगी होगी इस सर्वे में। मैं इतना ही कहूंगा कि ट्रेंड तो ठीक दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी, लेकिन हम लोगों को ये विश्वास है कि 2/3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की इस बार आएंगी। और एक बात मैं आपको अपने अनुभव से बता दूं, उत्तराखंड के चुनाव में भी इसी तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि बहुत ही कांटे की टक्कर है। श्री नरेंद्र मोदी जी की रैली होती है, वो जाते हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं उनसे जो जुड़ाव था, महिलाओं से जो जुड़ाव था, जो हमारे रिटायर्ड सैनिक हैं, उन लोगों ने बाहर निकल के ये सुनिश्चित किया भारतीय जनता पार्टी जीती। और ऐसा ही कुछ हिमाचल प्रदेश में भी होने जा रहा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं आंकड़ों के तौर पे, मेरे सामने ये आंकड़े हैं। पिछला चुनाव छोड़ दीजिए जब भाजपा जीती, इससे पहले 4 चुनाव ऐसे हैं जिसकी सरकार बनी, उनका वोट प्रतिशत 44% से नीचे रहा, तब भी सरकार बन गई। और आपका सर्वे ये दिखाता है कि हमें 40% वोट मिल रहे हैं। हमारा ये मानना है कि हम 50% का आंकड़ा छू देंगे, लेकिन अगर 46% भी दिखा रहा है तो एक बात पक्की है कि डबल इंजन की ही सरकार आने वाली है। एक बात मैं और कह दूं, कांग्रेस की प्रवक्ता अभी कह रही थी एनपीए। देखिए, सबसे बड़ा नॉन परफॉर्मिंग एसेट कौन है हम सब जानते हैं। 49 में 39 चुनाव जिसने हराए हैं वही नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। और भारत जोड़ो यात्रा देखिए गजब की है, ना गुजरात से जाती है ना हिमाचल से। मतलब जहां की जनता चाहती है सवाल पूछना अपनी विपक्ष से, वो लीडर वहां जाना भी पसंद नहीं करता है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है एक तरफ वो लोग हैं जो हमेशा कार्य करते हैं और अपनी कर्म भूमि है हिमाचल प्रदेश, वहां कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका वहां पे छुट्टी का घर है, टूरिस्ट स्पॉट जी। हमें ऐसा बताया जाता है वहां पे एक छुट्टियां मनाने का घर है कांग्रेस पार्टी का, तो घूमने फिरने चले जाते हैं। जनता इसका भी संज्ञान लेते हुए हिसाब करेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रचार की कमान इस वक्त पूरी तरह हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाल रखी है। आज भी उनकी एक सभा थी। अरुणा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं, जरूर असहमत होंगे हमारे सर्वे से, उनका सम्मान है उनकी राय का, लेकिन हम अपने जो सर्वे है, अब हमें मालूम है कि हमने किस तरीके से किया है। अरुणा जी, सर्वे छोड़े, आपने मुद्दे बताए, मुद्दे जरूर होंगे लोगों के सामने, लेकिन जो ट्रेंड है वो इस बार टूटेगा, ऐसा सर्वे का, हमारे सर्वे का आंकलन है। गलत भी हो सकता है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अभी तो यही दिख रहा है। मुझे ना सौरभ जी, पश्चिम बंगाल का सर्वे याद आ रहा है, बस यही कहना चाहूंगी। और दुष्यंत कुमार जी जो हैं उनको पूरा क्रेडिट देते हुए, सम्मान देते हुए, उनकी कविता में थोड़ा सा मैं फिर बदल करके अपना भी एक सर्वे देना चाहती हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलने वाली है, इस हिमाचल से लोकतंत्र की गंगा निकलने वाली है। अगर मैं जो कह रही हूँ इसमें कुछ भी इधर उधर हो तो बार बार यहाँ नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी वगैरह आते नहीं हिमाचल में, अगर इतनी ही उनको इस पे ये होता। और यहाँ मैं देखती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके अंदर कितनी हीन भावना है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। जिसका घर है उसे टूरिस्ट बता रहे हैं, जो टूरिस्ट है उसे घर बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ बिलासपुर में नड्डा जी के हाल बहुत बेहाल हैं, आपको मैं बता दूं यहाँ। और डबल इंजन की तो कहानी मैं आपको सुना देती हूँ, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, वहां बहुत साल से डबल इंजन की सरकार है। देखिए, मध्य प्रदेश में बजट से ज्यादा कर्ज है राज्य पर, महिलाओं पर अत्याचार में अव्वल नंबर पर रहता है, नहीं तो दूसरे नंबर पर, शिक्षा में 25वें नंबर पर, कुपोषण में अव्वल नंबर, भ्रष्टाचार में अव्वल नंबर। यहाँ तो यहाँ
प्रधानमंत्री आवास योजना में भी मृतकों के नाम पर घर आवंटित हुए, अकाउंट में पैसे डाले गए तो निकल भी जी। गए। अवैध उत्खनन में नंबर 1, युवाओं में बेरोजगारी में और बढ़ते नशे में नंबर 1। और मोरबी की तरह वहां पर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरों का जल्दी जल्दी उद्घाटन हुआ है, जैसे यहाँ एम्स में हुआ है, उसी तरह से नेशनल हाईवे 45 मध्य प्रदेश से निकलता है, वहां पे उसका उद्घाटन हुआ और वो टूट गया। नर्मदा नदी के ऊपर एक नया पुल बनाया, वो टूट गया। हिमाचल की बात करते हैं अरुमा जी, हिमाचल की बात करते हैं। वर्ल्ड क्लास बनाया, वो बदहाल हो गया। तो डबल इंजन की कहानी हिमाचल का सर्वे है आपका कि मध्य प्रदेश का सर्वे है? बहुत साक्षर है, यहाँ की जनता साक्षर है। तैयारी से नहीं आई। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ के इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि यहाँ के एक विधायक है, जहाँ मैं बैठी हूँ वहीं पर एक विधायक है, उन्होंने अपनी पत्नी को लेक्चरर बना दिया। ठीक है। बीजेपी की कई लोगों ने अपनी पत्नियों को कॉन्ट्रैक्टर बना दिया। और कांग्रेस की जहां तक लोग कह रहे हैं विरोधी हैं, भूतकाल की बात है, पास्ट टेंस हो गया। कांग्रेस पूरे संगठनात्मक। चलिए ठीक है अरुमा जी, अरुमा जी ठीक है, ये बात हम पहले कर चुके हैं इस बात पर कि सर्वे गलत हुआ तो हम क्या भूमिका लेंगे और अगर सर्वे ठीक हुआ तो आप क्या कहेंगी। मैं तो जिन्होंने सर्वे किया उनके पास जाता हूं। देवेंद्र जी, देखिए उत्तराखंड ने ट्रेंड तोड़ा, उस वक्त कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, बहुत सारी बातें थी, वहां बार बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े थे बीजेपी को, इसीलिए वहां के नतीजों ने सबको चौंकाया था। हिमाचल प्रदेश में ऐसा कुछ तो बीजेपी ने नहीं किया, 5 साल तक एक मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके बारे में ना कुछ बहुत छपता है, ना कुछ बहुत उनके बारे में कहा जाता है। क्या छवि है वो मुख्यमंत्री की? सबसे पहले तो अनुमा जी ने बहुत अभी जब अपनी बात की शुरुआत की थी तो उन्होंने कहा कि ये सर्वे और वो सर्वे, फिर इन्होंने स्टेट का जिसका एग्जाम्पल दिया वो था वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में अनुमा जी मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी एफिशिएंट है काफ़ी, और अगर आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे मेट्राइज न्यूज़ का ही जो सर्वे है उसमें बीजेपी की सीटों में आपका शायद सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। बीजेपी की सीटें हमने एग्जैक्टली 82 दी थी, और जो 82 की रेंज थी वो घट के बीजेपी की सीटें जो आई थी वो 77 आई थी। मुझे एक क्या कहते हैं, मुझे और बात ये कहनी है कि ये बहुत अच्छा हुआ अनुमा जी कि आपने एग्जाम्पल जो है वेस्ट बंगाल का दिया। अब इनसे ये कोई पूछे अनुमा जी से कि कोई बंगाल में ऐसा एक सर्वे आप बता दें जो कि बीजेपी की सीटों को वेस्ट बंगाल में टीएमसी की तुलना में ज़्यादा बोल रहा हो। और दूसरी चीज़ है कि मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है आपकी कि आप जिस वेस्ट बंगाल की बात कर रही हैं वहाँ पे आपकी पार्टी की सीटें या आपकी पार्टी का वोट शेयर क्या था। आप, मुझे तो ये लगा कि आप अपने बगल में ही जो पंजाब है वहाँ का एग्जाम्पल देंगी, और वहाँ पे मुझे लगता है कि संभवतः कोई, मैं अपनी एजेंसी का चलिए छोड़ देता हूँ सर्वे, आप कोई एक सिंगल एजेंसी का आप नाम बताइए जो आपके पंजाब में आपको सबसे छोटी पार्टी या आपको कमतर पार्टी के रूप में देख रही थी कांग्रेस की तुलना में। ठीक है। आप मेरे सर्वे के बारे में किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन उठा सकती हैं क्योंकि ये रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल नहीं है। देवेंद्र देखिए, वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है, जाहिर है आपकी सर्वे से नहीं, तो मैं भी संतुष्ट एजेंसी नहीं हो को- सकती। मैं भी अब वो ये एजेंसी तो को नहीं कह represent सकते कर नहीं रहा हूं। आपने बिल्कुल ठीक सर्वे किया, हम चुनाव हार रहे हैं, ये तो वो नहीं बोलेंगी कम से कम। ईगो को क्या कहूंगी? जी अनुमा जी बोलिए। मैं कह रही हूँ मैं मेल ईगो को क्या कहूंगी, मैंने तो सटीक साइंटिफिक कहा ही नहीं इसमें था। मेल ईगो का इसमें क्या मेल बात आ कहां से गया घुस गया भाई? इसमें मेल ईगो कहां से आ गया? दूसरा चलिए, अच्छा मैं कह रहा हूं कि चलिए मैं मेल ईगो की बात कहां से आ गई? मैं बहुत आराम से हूँ। नहीं, अगर मैं बहुत फीमेल आराम से होती तो बात अलग इतना होती। परेशान मत होइए। देवेंद्र जी, आप अगली बार से एजेंसी से 2 लोग आएंगे, एक फीमेल होंगी और एक मेल होंगे। बिल्कुल ले क्या आइए, तर्क बहुत है? अच्छा लगेगा कि आप भी नहीं, कम से अगर कम हमें ये पता ले होता कि इस तरीके का कोई ऑब्जेक्शन रेज होगा तो हम सौरभ इस जी, क्राइटेरिया को भी मैं अगली बार से पूछ रहा फॉलो हूं। करेंगे। हमें लगा कि एक एक्सपर्ट चाहिए तो एक्सपर्ट के तौर पे आए हैं। परेशानी नहीं। सौरभ जी, आप भी मेल है, ये फीमेल बुलाइए, आप भी जाइए, हमें भी चलना चाहिए। चलिए ठीक है। क्या मेल फीमेल हो रहा है? आजा नहीं देखिए, वो एजेंसी है जिन्होंने सर्वे किया, वो अपने नतीजों पर, फाइंडिंग्स पर कॉन्फिडेंट है, उनको लगता है कि यही नतीजों में इसके आसपास रिफ्लेक्ट होना सौरभ जी, चाहिए। आप 2003 और 2007 के चुनाव को देखिए, हिमाचल की देखिए जी। सिर्फ 0.7 समझे, सिर्फ वोट का परसेंटेज घटा है और कांग्रेस जो है 15 सीटें लूज की हैं। कोई बात हम कह रहे थे, कम मार्जिन पे भी जो हार जीत हो जाती सीटें है। हो जाती हैं। अब वहां पे जो भी एजेंसियां की हैं उस समय जो की होंगी, उनके जो गलत आए होंगे, अब इतने छोटे मार्जिन पे अब सीटें घट जाती हैं और उसको अनुमान लगा लेना ये बहुत टफ काम होता है। लेकिन इसके बाद भी मैं बोल रहा हूं कि देखिए वहां पे
कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि हमने वहां क्या किया विपक्ष के रूप में। नहीं तो फिर आप ये बताइए चीज़ें- कि अगर इतने कम मार्जिन पर हार जीत हो रही है तो आपका ये सर्वे कहीं बिल्कुल सर के बल तो नहीं बैठ जाएगा? ये काफी चीजें है इसमें। एक चीज सौरभ जी और स्पष्ट करना चाहूंगा, हम जो सर्वे में डेटा दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको पिछले इलेक्शन से कंपेयर करना है तो रेंज नहीं दिखाई जा रही है, हम सीटों को एब्सोल्यूट नंबर में दिखा रहे हैं। अगर इसी को आप देखेंगे तो सर्वे की जब सबसे शुरुआत हुई होगी तो कहा गया था ±5 की रेंज है। तो जब आप ±5 की एरर रेंज को लेंगे तो ये आंकड़ा 39 से, या आप मान के चलिए कि 38 से 42 के आसपास कहीं बीजेपी के लिए आएगा, और कांग्रेस के लिए ये जो आंकड़ा है वो 22 से लेके 27 या 23 से लेके 28 के बीच में इसमें आएगा। अपना मार्जिन ऑफ एरर भी जोड़ दें तो भी बीजेपी हाँ, लेकिन इस चीज को लेकर मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं, इस चीज को लेकर मैं बिल्कुल बीजेपी को अपने दम पे मेजॉरिटी मिलेगी। हर्षवर्धन जी, देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि पत्रकार और ये सर्वे करने वाली एजेंसियां ये कांग्रेस को सत्ता में नहीं ला सकती। अगर ऐसा होता तो कोई एजेंसी या कोई पत्रकार वो ला देता, कोशिश तो ये आसानी से हो सकती है। तो मुझे लगता है कि पार्टियों को वहां काम करना होगा जहां से उनको नतीजे पलटे जा सकते हैं, यानी मतदाताओं का भरोसा जीतना है। अब ये सवाल ठीक है कि गौरव भाटिया जी प्रवक्ता के तौर पर पूछ रहे हैं कि भारत जोड़ो, लेकिन ये सवाल तो हर किसी को पूछना बनता है ना कि क्या जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम पूरा परिदृश्य बदल देंगे, वो ना तो हिमाचल में ठीक से लड़ते दिखती है, ना गुजरात में ठीक से लड़ते दिखती है। जिस वक्त ये होता है कि चुनावी तारीखें आने वाली हैं तो वो कहते हैं कि इस वक्त हम अपने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव घोषित करेंगे, हम अपने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे, लेकिन वो ये नहीं बता पाते हैं कि उनके यहां गुजरात और हिमाचल में कौन लोग होंगे जो चेहरे के तौर पर लड़ रहे होंगे, कैसे आप लड़ाई लड़ रहे होंगे। आप अगर ये कह रहे हैं कि वहां पर रिवाज नहीं बदलेगा तो क्यों नहीं बदलेगा, उसकी कोई एक वजह बताइए। और हिमाचल प्रदेश के लिहाज से मैं फिर से दोहरा रहा हूं, वहां कांग्रेस पार्टी विपक्ष में कोई मुद्दा नहीं खड़ा कर पाई है, कोई एक मुद्दा जयराम ठाकुर सरकार के खिलाफ नहीं खड़ा कर पाई है। यह उनके लिए सबसे प्लस है। और मैं फिर से कह रहा हूं, मुद्दा अगर भाजपा के खिलाफ कोई है तो उनके जो खुद के बागी खड़े हैं, हालांकि कांग्रेस के भी बहुत से बागी खड़े हैं, तो जो अच्छे से निपट लेगा वो सरकार बना ले जाएगा। जो नुकसान बीजेपी खाएगी अपने किए ही खाएगी, कोई कांग्रेस पार्टी करने से नहीं। ठीक है अनुमा जी, फिर गौरव जा रहा हूं। देखिए, मुद्दे तो बहुत है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी उससे बड़ा मुद्दा है, 63,000 पद खाली पड़े हैं, जो गवर्नमेंट में भरा जा रहा है वो आउटसोर्सिंग से भरा जा रहा है। और उसके बाद ये अनुराग ठाकुर वित्त मंत्री राज्य मंत्री होते हुए भी ऊना बिलासपुर रेल लाइन नहीं चालू कर सके, जो 4 गुना मुआवजा की बात की थी वो नहीं दे सके, 69 हाईवे बनाने की बात की थी वो नहीं कर सके। और उसके अलावा भी आप देखिए जो भी इनके मैनिफेस्ट में था वो पूरा नहीं हुआ। और कांग्रेस पार्टी जिसकी बात कर रही है, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रही है, ये बात कर रही है कि स्टार्टअप के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए 650 करोड़ रुपए रखे जाएंगे, जो 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, हर गांव में मोबाइल हॉस्पिटल होगा, और सारे मुद्दे उठाए गए हैं। और कांग्रेस की जो बार बार लोग बात कर रहे हैं वो पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी है उसमें चाहे सीएलपी हो, हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी, चाहे सुखविंदर सुक्खू जी हो, चाहे प्रतिभा सिंह जी हो, चाहे आनंद शर्मा जी हो, सब इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और आप भीड़ देखिए वहां लोग कितने आ रहे हैं, और ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं है, उन्हें ना तो कोई आंगनवाड़ी के वर्कर लेकर आए जा रहे हैं ना कुछ है। तो आप जो हिमाचल में जो सामने जमीन पर मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, और फौज की अधिकारी हूँ, झूठ बोलना तो आता भी नहीं है मुझे, जो देखती हूँ सीधी बात करती हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि आप नाराज मत होइए, आपने सर्वे किया होगा, आपने बिल्कुल कर्मठता से बहुत निष्पक्षता से किया होगा, लेकिन मैं अपनी आंखों देखे को कैसे झुठला दूं? आप कैसे इस बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत देर में इस चीज को कहा कि कर्मठता से किया होगा, एटलीस्ट आपने कुछ तो रिकॉग्नाइज किया। मैं तो शुरू से ही कह रही हूँ कि श्रेय है आप लोगों को, लेकिन आप बात सुनिए। मैं जिस तरह से चिढ़ नहीं रही हूँ कि आप मेरे को कुछ बोल देंगे तो मैं लड़ लूं, वैसा कुछ नहीं है। आपने सर्वे किया होगा, मैं भी ग्राउंड में कुछ देख रही हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ ना, मेरी भी तो बात सुन लीजिए। नहीं ठीक है, हम आपके अनुभव पर और आपकी जो भी रीडिंग है इस इलेक्शन को लेकर के अनुमा जी, उस पर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन ये सब 8 तारीख को ही तय हो सकता है। आपने जितने विषय उठाए मैं गौरव जी के सामने रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि सर्वे पहले गलत नहीं हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि जो पूरी दुनिया एक और देख रही है उसके बिल्कुल विपरीत नतीजे आ जाते हैं, ऐसा भी कई बार हुआ है। गौरव भाटिया जी, मुझे 1, 2, 3 कितनी भी वजह आप बता दें कि आखिर क्यों आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि जो आज तक हिमाचल के चुनावी इतिहास में नहीं हुआ वो इस बार होगा और सरकार रिपीट होगी। सौरभ जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सकारात्मक बात करते हुए बताता हूं,
हिमाचल की जनता के मन का भाव ये है, 55 साल ये लोग केंद्र में सत्ता में रहे, एम्स क्यों नहीं आ पाया? क्यों ऐसा है कि 5 साल में शिलान्यास और लोकार्पण हो जाता है और एम्स आ जाता है, 6 नए मेडिकल कॉलेज आ जाते हैं, पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर आ जाता है। कोविड के समय में जिस तरह से वहां पे टीके लगे, नंबर 1 स्टेट था, सबसे पहले डबल वैक्सीनेशन पूरी हुई है। और इसके दूसरी तरफ क्या है, सोनिया गांधी जी 24 साल अध्यक्षा रही कांग्रेस पार्टी की। आपको मालूम है हिमाचल में चुनाव है, सोनिया गांधी जी छुट्टियां मना रही हैं वहीं हिमाचल में, लेकिन जनता से नहीं मिल रही। दूसरी बात, इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम की करी। आपको मालूम है जब ये नई पेंशन स्कीम लागू होनी थी तो प्रदेश की सरकारों को स्वीकृति देनी थी। किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करी। तीसरी बात, इनके 2 वर्किंग प्रेसिडेंट छोड़ के चले गए कांग्रेस को। क्यों चले गए? क्योंकि वहां पे कोई नेता नहीं, नीति नहीं, और ना जनता की सेवा करना इनका भाव है। चौथी बात, इन्होंने कहा गारंटी। अरे कांग्रेस पार्टी की एक गारंटी है कि भ्रष्टाचार जरूर होगा, वरना याद करिए राजस्थान में आपने गारंटी दी थी वृद्ध किसानों की पेंशन मिलेगी, मिली, उनका कर्जा माफ होगा, मिला। मध्य प्रदेश में गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी 15 दिन के अंदर कर्जा माफ होगा, आपने तो नहीं किया, भाजपा की सरकार ने कर दिया। और इसीलिए मैं एक बात बड़ी स्पष्टता से कह दूं कि जब ईमानदारी की बात आएगी, जब कोई भी योजना जमीन पर उतारने की बात आती है, डबल इंजन की सरकार, मजबूत नेतृत्व, नियत साफ है, पारदर्शिता है, तो जनता का झुकाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ होगा। ठीक है गौरव जी, मेरे पास समय इतना ही था। गौरव भाटिया जी, अरुमा आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम तो हिमाचल प्रदेश की सर्वे के बारे में बात की, सर्वे के नतीजे आपको दिखाए, तो इसकी बड़ी खबरें आपको फिर बता देते हैं। इंडिया टीवी मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में पोलिंग से पहले इस वक्त जनता का मन जो हमने पढ़ा उसके मुताबिक एक ट्रेंड को तोड़ते हुए, परंपरा को तोड़ते हुए एक बार फिर बीजेपी सरकार बना सकती है। यानी जयराम ठाकुर की सरकार से इस वक्त वहां की जनता जो है वो नाराज नहीं है और बीजेपी की सरकार एक बार फिर बन सकती है। और सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी को 41 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 25, आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं और अन्य को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं हमारे इस ओपिनियन पोल में। तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अभी 12 तारीख को वहां पर इलेक्शन होना है, एक ही फेज में इलेक्शन होगा और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। और उससे पहले, पोलिंग से ज़्यादा वक्त पहले तक नहीं, आप कह सकते हैं 2 हफ्ता पहले हमारा ये सर्वे जो है उससे भी कम वक्त पहले हमारा सर्वे चल रहा था और जनता की जो हमने नब्ज देखी उसके मुताबिक एक बार फिर बीजेपी सरकार बना सकती है हिमाचल प्रदेश में, जो आज तक नहीं हुआ है। यानी किसी भी पार्टी की सरकार दोबारा लौटी नहीं है, हर बार परिवर्तन किया है हिमाचल प्रदेश ने। लेकिन इस बार चाहे वीरभद्र सिंह का ना हो या नरेंद्र मोदी फैक्टर हो, सारी वजहें जोड़कर इस वक्त प्लस के खाते के तौर पर बीजेपी के साथ जुड़ रही हैं और माइनस में कांग्रेस पार्टी के साथ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।